हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100% श्योर। दिस इज़ मेहताब। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी लास्ट वीडियो पे बेस्ड है, जो कि थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो वीडियोस होंगी साइंस की, वो एक सीक्वेंस में होंगी और सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमने जो पढ़ा था, उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी कैसे आया, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, यानी कुल मिला के बात करें तो सेल के इंट्रोडक्शन पे। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सेल के बारे में होगा, और जो सेल पे हम जितना पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th को ध्यान में रख के बनाई गई ये वीडियो है आज की। तो 9th के हिसाब से जो उनका एकेडमिक्स है, आप 9th क्लास में है तो आपको जितना पढ़ना है, जिस हिसाब से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कितना ज़रूरी है जानना सेल के बारे में आपकी क्लास के हिसाब से, उसको हमने ध्यान में रख के आज की वीडियो बनाई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल सेल बेसिकली एक ब्रिटिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी छोटा कमरा। तो सेल का जो नेम होता है लगभग, उसको हम स्मॉल रूम। तो सेल का जो ब्रिटिश मीनिंग है या ब्रिटिश वर्ड जो है सेल, उसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब ये वर्ड आया कहाँ से, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 400 साल पहले, 400 साल से भी पहले, जब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ खोज रहे थे। तो साइंटिस्टों में ये होता था कि अगर कोई कोई चीज़ खोज रहा है तो उसके साथ और साइंटिस्ट भी या तो उसको गलत प्रूफ करने में लग जाते थे या उससे बेहतर कुछ ढूंढने में लग जाते थे। तो माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ। माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ, जब उसका इजाद हुआ, तो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश जारी, तो लग गए सब उसी में बढ़िया बनाने में। तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक साहब ने अपना माइक्रोस्कोप बना लिया। अब माइक्रोस्कोप बना लिया तो उसको यूज तो करना ही है, तो कहाँ यूज करे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉर्क की छाल ली। कॉर्क एक तरह का पेड़ होता है, तो उसकी छाल जो होती है बहुत मोटी होती है, उसको उसकी छाल का इस्तेमाल जो फ्लास्क वगैरह होते हैं या बॉटल्स वगैरह होते हैं उन पे जो कैप लगी होती है कॉर्क की, वो उसी कॉर्क की छाल से बनती है। खैर, तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क की स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी, उसमें उन्हें जो स्ट्रक्चर दिखा वो हनीकॉम स्ट्रक्चर था। हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ता जैसे होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर था। तो उनको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे इसमें स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को उन्होंने नाम दिया सेल। तो ये जो डिस्कवरी हुई ये कब हुई, 1665 में। तो जो सेल से जुड़ी हुई तीन मेन डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, वो है 1665, जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था कॉर्क सेल। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के पेड़ की छाल से उसके अंदर सेल को डिस्कवर किया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो दो दो चीजें उनको मिल गई, एक तो उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप भी बना लिया, दूसरा उन्होंने सेल की भी डिस्कवरी कर ली। दूसरी जो डेट आती है वो आती है 1674, और तीसरी आती है 1838। हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, और वो बेहतर होती भी है। तो यहाँ पर यही बात है कि रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, उसके बाद जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई वो और भी बेहतर हुई। तो यानी जो माइक्रोस्कोप में जो चेंजेस आए या उसको और बेहतर बनाया गया, तो माइक्रोस्कोप को बेहतर बनाते हुए जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर होता गया, वैसे वैसे सेल्स के बारे में हम और भी ज्यादा चीजें जानते गए। तो 1674 में जो एक साइंटिस्ट थे, एवी ल्यूवेन हुक, इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की। तो इनके सेल की डिस्कवरी और रॉबर्ट हुक के सेल की डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को, और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने
डेड सेल को किया। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों की डिस्कवरीज में, कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया, और जो एवी लीeuwenhoek थे उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब अगला जो है 1838। अब आप देख सकते हैं इन दो डेट्स के बीच में, इन दो ईयर्स के बीच में काफी सालों का डिफरेंस है, लगभग 200 साल। तो 200 साल का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इन 200 सालों में माइक्रोस्कोप्स में बहुत ज्यादा बेहतरी है, यानी बहुत ज्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप बन गए। आज के वक्त में हमारे पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी है हमारे पास, हम इलेक्ट्रॉन लेवल पर देख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो इसमें है डेवलपमेंट आया है। तो 200 साल बाद दो साइंटिस्ट थे, श्वान और शेल्डन। इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज को पढ़ने के बाद, जो भी उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जाके उन्होंने सेल्स के ऊपर अपनी थ्योरी दी। वो थ्योरी हम आज भी पढ़ते हैं, जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो 1838 में श्वान एंड शेल्डन ने हमें बायोलॉजी का सबसे पहला प्रिंसिपल, या जिसे हम कहें कि बायोलॉजी जिस पे आधारित हो, उनमें सबसे पहली चीज सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी तो 1838 में सेल थ्योरी मिली। सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो यानी एक कोशिक जीव हो, या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि एलिफेंट या व्हेल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एलिफेंट और व्हेल का एग्जांपल लेने का कारण ये है क्योंकि ये बहुत सबसे बड़े जीवों में से एक है, ठीक है। तो कोई भी हो, कोई भी लिविंग हो, सभी के सभी सेल से बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन जो है उसका एक आधार है सेल, यानी कोशिका जो है वो जीवन का एक आधार है। तीसरा, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए, एक लॉ है एनर्जी का लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी जो एक सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, ना तो वो नई बनी है ना ही वो कभी खत्म होगी। उसी तरह से जो सेल्स हैं, सेल कभी भी नई नहीं बनती हैं, वो हमेशा जो पहले की सेल है उसी में से जब वो सेल डिवाइड होती है तब उसमें से दो नई सेल बनती है। यानी सिंपल शब्दों में, आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स के बनने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक ओल्ड सेल है, तो यही सेल डिवाइड होके दो नई सेल्स बनाएंगी। तो ये दोनों सेल्स अलग से बन के नहीं आई, ये सेल अपने पहले वाले सेल से आई। तो सेल थ्योरी की थर्ड स्टेटमेंट यही कहता है कि जो सेल है, जितनी भी सेल्स हैं, वो सभी की सभी हमेशा पुरानी वाली सेल से ही हमें मिलती हैं। तो सेल, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम NCERT के बारे में। तो आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ना है, क्योंकि NCERT जो है उसके देखिए बच्चे क्या करते हैं कि NCERT को नहीं पढ़ते और दूसरी अलग बुक्स ले आते हैं। तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आप NCERT से पढ़ें, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं तो आप अपने NCERT के साथ जो आपको स्कूल से सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है उस बुक को आप साथ ले सकते हैं। NCERT प्लस सपोर्टिंग मटेरियल बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो तब भी, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है
तो आप उससे सपोर्टिंग मटेरियल मांग लें, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल होता है आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी और सपोर्टिंग मटेरियल, देखिए एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी माँ है जी, एनसीईआरटी माँ है, माँ को छोड़ते नहीं है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, आप एनसीईआरटी प्लस सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ें तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये तो थी थोड़ी कुछ बातें। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बता दूंगा चैप्टर के, जब हम वीडियो एंड करेंगे तो मैं आपको एक यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, ताकि आप उनको एग्जाम्स के टाइम जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको वो आगे चल के हेल्प करे। तो ये कुछ डिटेल्स थी, तो आइए चैप्टर को समझते हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको एनसीईआरटी प्लस सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ना है। तो सेल चैप्टर का जैसे नाम है, मैं हमेशा आपको याद रखना है, मैं हमेशा बताऊंगा आगे भी, पर आपको ये बात याद रखें, मैं हमेशा बताता भी हूँ कि जो चैप्टर का नाम है उसी में पूरे चैप्टर के बारे में है। तो चैप्टर का जो टाइटल है वही आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताते हैं, तो उसी तरह से इस टाइटल के हिसाब से ही हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यानी मूलभूत। तो मूलभूत का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो लाइफ है, लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। तो फंडामेंटल यूनिट है सेल, जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। दो वर्ड आते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना और फंक्शन यानी कि क्रिया। तो सेल जो है वो संरचना और क्रिया जो होती है किसी भी जीवित में, यानी किसी भी लाइफ में। तो सेल की जो डेफिनेशन है, सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, यानी फंडामेंटल यानी स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस पर, यानी लाइफ फॉर्म जो है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है? सेल पे। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो संरचना होगी और उसके अंदर जो क्रिया होगी वो सब कौन कंट्रोल करेगा? सेल। इसलिए सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनिज्म को, और उसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उन सभी को सेल ही कंट्रोल करता है, सेल के अंदर ही वो सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसीलिए जो बेसिक डेफिनेशन है सेल की वो ये है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितनी जैसी उसकी संरचना है वो उसके सेल की वजह से, और जो भी उसके अंदर क्रिया हो रही है वो सारी क्रिया सेल्स में हो रही है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल। तो एक चीज समझ लें, जैसे बॉडी है तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी है हमारे ऑर्गन सिस्टम से, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और सभी ऑर्गन किसी ना स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बने हैं, और टिश्यूज जो है वो बने हैं सेल्स से। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइफ फॉर्म जो है वो बहुत ही ऑर्डर्ड है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली सेल्स एक ग्रुप बनाती हैं जिनको हम कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। फिर उस तरह के काफी सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज जुड़कर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका हार्ट जो है वो टिश्यू से बना है, कौन से? कार्डियक टिश्यू से। उसी तरह से एक जैसे फंक्शन या फिर एक जैसे प्रोसेस को करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड,
वो मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और इसी तरह के अलग अलग प्रोसेस को करने वाले सिस्टम मिलके एक पूरे बॉडी को बनाते हैं। तो ये एक तरह से ऑर्डर है। तो सेल्स जुड़ के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज जुड़ के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा, और उन्हीं सिस्टम से एक बॉडी डिजाइन होती है। तो एक बॉडी की सबसे छोटी यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स पर। उसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? सेल। तो इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड करती है। तो ये था सेल की डेफिनेशन। तो जैसा कि अब तक हमने जाना कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यहाँ पर यूनि का मतलब होता है वन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि वन टाइप ऑफ सेल से बना हो, जैसे कि अमीबा। सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। वहीं पर मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी का मतलब होता है मैनी या मोर देन वन, एक से ज्यादा कोई भी, 2, 4, 6, 8 जो भी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं, यानी वो एक या दो से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो कुछ बेसिक जान लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा बहुत सिंपल होगा, यानी उसका पूरा कांटेक्ट होगा एनवायरनमेंट के साथ। अगर मैं बात करूं किसी एक सेल की, ये अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, बट जो मल्टीसेलुलर है वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से कांटेक्ट में है तो इसको फंक्शन करने के लिए या इसमें जितना भी फंक्शन होगा सब इसके अंदर ही होगा, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या जो भी हो। पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर बात ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहले मेजर डिफरेंस है वो है कॉम्प्लेक्सिटी का। तो सीधी सी बात है कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल organisms are divided into two parts, first unicellular and second is multicellular। तो अब हम बात करते हैं कि सेल्स जो हैं, सेल्स की जो शेप और साइज है वो कैसी होती है। क्या अगर मैं अमीबा जो है बहुत छोटा सेल है, तो अगर मैं बात करूँ हाथी की, तो क्या हाथी के सेल्स बहुत बड़े होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि सेल्स जो होती हैं उनका जो साइज है और जो शेप है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर। सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। फंक्शन पर डिपेंड इस तरह से करता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेस हमारा सेलुलर लेवल पर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका, तो उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो उसका स्फेरिकल शेप क्यों है? उसका स्फेरिकल शेप कि इस शेप की मदद से जो ऑक्सीजन का कंडक्शन है या जो ऑक्सीजन इससे अटैच होता है वो मैक्सिमम नंबर पे हो पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने में ये शेप उसको हेल्प करता है, इसलिए उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। या हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन का जो शेप होता है वो ब्रांच शेप होता है। अब हमें पता है न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक रिसेप्टर से उसके रिसीवर तक पहुंचाना या ब्रेन तक पहुंचाना, तो वो एक तरह से पूरा नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क यानी ब्रांच की तरह। तो इसीलिए जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो उसकी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रांच की तरह है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन ही इस तरह का नेटवर्क का फंक्शन है उसका, कि इन्फॉर्मेशन को बहुत कम समय में हर जगह से बहुत जल्दी पहुंचाना है। तो इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो सेल का जो साइज और शेप होगा वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का फंक्शन
कर रहा है। तो बुक में जो आपकी इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हैं उनका शेप और उनका फंक्शन दिया हुआ है। तो उनके फंक्शन के हिसाब से ही उनका शेप और साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब अगली चीज जो है वो हमें ये ध्यान देनी है कि अभी तक हमने पढ़ा वो बेसिक पढ़ा सेल का कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है सेल लाइफ की। उसी तरह से जितनी भी सेल्स हैं, चाहे किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें या हम बात करें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो आप किसी भी सेल के ले लें, इन दोनों में से किसी का भी सेल ले लें, तो उनमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कॉमन होंगे, यानी बेसिक कंपोनेंट होंगे। तो अब जो हम बात करेंगे सेल के बेसिक कंपोनेंट की, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो सेल में कुछ कॉमन बेसिक कंपोनेंट हैं वो सेम है। तो उनमें सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियस। तो ये वो तीन बेसिक कंपोनेंट है सेल के जो कि हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। यानी ये बेसिक है तो जाहिर सी बात है कि ये कॉमन होंगे, इसीलिए इसको समझा रहे हैं। क्योंकि चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, दोनों में ही ये तीन कंपोनेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो जो थी ये पूरे चैप्टर की थी, तो इस वजह से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। तो हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये पहला पार्ट है, इसके नीचे आपको यहाँ पर दूसरे पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और आप आई बटन पे भी क्लिक करके उसके दूसरे पार्ट को देखिए। तो आप पूरा वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।